So write down functional equations. मैं आपको कुछ फंक्शंस की नॉलेज दूंगा जिसको कि आपको पहले लर्न करना है, फिर हम उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो एक एक करके लिखिए। फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसा फंक्शन जब भी लिखा हुआ हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इसका मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स वेर के इज कॉन्स्टेंट, वेर के इज कॉन्स्टेंट। जब भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ हो ना, तो आप इससे ये इन्फर करेंगे। मैं आपको इसका एक बार मीनिंग भी बता देता हूँ, ऐसा कोई मीनिंग टेढ़ा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देना। तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई होगा। और जैसे ही यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखेंगे तो आपको मालूम है एक पार्ट होगा इसका के एक्स, दूसरा पार्ट होगा के वाई, बीच में प्लस साइन का होगा। तो आपको मालूम है के एक्स को हम एफ एक्स कहते हैं, के वाई को हम एफ वाई कहते हैं। ठीक है? तो जब भी आपको फंक्शन लिख के दे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आप फंक्शन इससे इन्फर करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, के एक्स। कन्फर्म? आपको याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से भी आप ये काम चला सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ स्टेटमेंट ये बात इन्फर करती है। ठीक है? और आपको इसे चेक करना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट करना है। ठीक है? जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये क्या होगा, के ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ऑब्वियसली एक पार्ट के एक्स होगा, दूसरा पार्ट के वाई होगा। के एक्स को हम एफ एक्स कहेंगे, के वाई को हम एफ वाई कहेंगे, बीच में प्लस साइन है। लिखिए सेकेंड वन, जिस फंक्शन को आपको याद रखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ऐसा फंक्शन जब भी लिखा हुआ हो तो इससे ये इन्फर होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू बाय एक्स वेर ए इज कॉन्स्टेंट, वेर ए इज कॉन्स्टेंट। आप फिर से देखिए, x की जगह दी मैं x प्लस वाई रख दूं तो a के ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये ऑब्वियसली दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट होगा ax, दूसरा पार्ट होगा ay। आपको मालूम है ax को हम fx कहते हैं, ay को हम fy कहेंगे। क्लियर? लिखिए फंक्शन नंबर 3, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसा फंक्शन जब भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स। यदि मैं x की जगह एक्स वाई रखूं तो ये क्या हो जाएगा, a log एक्स वाई। आपको मालूम है a log एक्स वाई में log एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस log y। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट होगा a log x, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका होगा a log y। लिखिए फोर्थ वन, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। This implies fx is equal to x raised to n. This implies fx is equal to x raised to n. x की यदि मैं xy रख दूं तो वंस अगेन xy raised to n होगा, और xy raised to n दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक पार्ट होगा x raised to n और दूसरा पार्ट होगा आपका y raised to n। आपको मालूम है x raised to n को हम fx कहते हैं, y raised to n को हम fy कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू n। लिखिए फिफ्थ वन, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा फंक्शन जब भी हो तो इससे ये इन्फर होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू n।
एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़्ड टू n। यदि मैं x की जगह 1 बाई एक्स रख दूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़्ड टू n। आपको मालूम है इन दोनों टर्म को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट कर लेगा और फाइनली आपका 1 हो जाएगा। ये 5 फंक्शंस हमेशा आपको क्रैम करके रखने हैं, ठीक है, आप इसे क्रैम करना है हमेशा, और जब भी इसे कोई फंक्शन आपको मिले तो आप उसे यूटिलाइज करें, ठीक है। यदि किसी भी तरह का कोई फंक्शन मिले तो उसमें फटाफट इसे यूटिलाइज कीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ फंक्शनल इक्वेशंस होते हैं जिनके रिजल्ट्स रादर टेन इनवर्स इस तरह के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ साइन कोसाइन ही है, टेन इनवर्स टाइप का कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उसके रिजल्ट्स को यहाँ डिक्टेट आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 5 फंक्शन से मतलब होना चाहिए और यही 5 फंक्शंस आपके काम आएंगे। कंफर्म, किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में यदि अप्लाई करना हो तो इन 5 फंक्शंस को आप अप्लाई करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मैं रादर इनिशियली इजी रखूंगा, धीरे धीरे टफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लिए, सिर्फ फंक्शन कॉपी करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और इन 4 में से आपको पिक करना कि कौन सा आंसर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, उन 5 फंक्शंस को देखना है कि उन 5 फंक्शंस में से कोई फंक्शन इसमें अवेलेबल है क्या, ठीक है। तो उन 5 में से यदि कोई है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो आप देखिए उन 5 फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन आपके पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स वेर के इज कॉन्स्टेंट। इस तरह की कोई सिमिलरिटी वाला कोई फंक्शन है तो नो डाउट आपको उसे कॉपी करना है, वही आपका आंसर है। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आंसर बहुत ही क्लियर है, वो आंसर है बी पार्ट। आप देखिए सेम फंक्शन जो मैंने आपको उधर लिख के दिया था, सेम फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, और देखिए वो रादर कितना ईजी है क्योंकि ISR 2009 में है। सो एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड, दैट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो मैंने आपको 5 लिख के दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, ठीक है। तो यदि आपने 5 फंक्शंस को क्रैम कर रखा है तो विद इन अ सेकेंड आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपके ये मार्क्स बिल्कुल मुफ्त के, ठीक है। सिर्फ 5 फंक्शंस घोटिए, उसके साथ ही आपको तुरंत वो आंसर मिल जाएगा, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम इसमें अराइज नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि राधा इजी से स्टार्ट करें, धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। अब आइए जरा मैं आपके लिए ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप फंक्शन कॉपी करो। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, जहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 7, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 7। आपसे कहा गया है कि समेशन करो r इज इक्वल टू 1 to n एफ आर। तो सबसे पहले जब फंक्शन लिखा हुआ हो तो आपको वही बात चेक करनी है कि उन 5 में से तो कोई नहीं है, ठीक है। तो आप देखो 5 में से क्लियरली आपको दिख रहा होगा दैट इज द फर्स्ट वन, ठीक है। और फंक्शन फर्स्ट वन ये कहती है कि जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हो एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इससे ये इन्फर होता है कि एफ एक्स आपका के इंटू एक्स है, ठीक है। और उस के की वैल्यू को निकालने के लिए उन्होंने आपको जरूर एक कंडीशन दे रखा होगा। वो कंडीशन आपके सामने है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए फटाफट। आपके पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। मैंने आपसे क्या कहा कि इससे इन्फर होगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स वेर के इज कॉन्स्टेंट। अब जब भी ये फंक्शन आपके पास आ जाए तो उस के को निकालने के लिए आपके पास एक वैल्यू जरूर अवेलेबल होगी। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है वैल्यू, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। दिस एम्प्लाइज के इंटू 1 इज इक्वल टू 7। सो फाइनली के इज इक्वल टू 7। कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब हमारा फंक्शन हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स की जगह आप लिखोगे 7x। ये आपकी मेन फंक्शन हुई। अब रही बात आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ आर बताओ। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन हम आपके लिए निकालेंगे। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ आर। आप एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले आएगा f1, उसके बाद वैल्यू आएगी f2 और लास्ट वैल्यू आएगी आपकी fn। ये आपको देगा 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 और लास्टली देगा 7 इंटू n। टेक 7 कॉमन, आपके पास रह जाएगा 1 प्लस 2 अप टू n। 1 से n तक का समेशन आपके नॉलेज में है ही, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो आपका आंसर है 7 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन चार आंसर्स में आप देखिए कौन सा आपका सेटिस्फाई कर रहा है। सो आपको क्लियर कट मिलेगा, वो आंसर है आपका डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट क्लियर ना? किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? अब हम क्वेश्चन लेंगे आपके लिए थोड़ा सा इससे बेटर, रादर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो हम पिक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करो, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। इसके लिए एक माइनर सा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आपके नॉलेज में होना चाहिए। यदि वो आपके नॉलेज में है तो ये क्वेश्चन आप रादर इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे कि जीपी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी वैसी नहीं है। सबसे पहले तो फंक्शन पढ़िए। फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो आप देखिए आपके पास कॉपी पे जो लिखा हुआ है वो 5 फंक्शंस, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन है। ठीक है, क्लियर? और एक बात और ध्यान रखिए कि उसको निकालने के लिए, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो ऑब्वियसली आपका यदि कांस्टेंट के टर्म्स में हुआ तो उस कांस्टेंट को निकालने के लिए उन्होंने आपको एक वैल्यू जोड़ दे रखी होगी। तो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर? और एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हम आगे वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। लिखिए दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट बाय एक्स। अब नो डाउट
ए की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने आपको कंडीशन दे रखा है। क्या है कंडीशन? एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारी 2 है। दिस इम्प्लाइज ए रेज़ टू पावर 1 हमारी 2 है। सो फाइनली ए आपकी 2 हुई। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन हुआ वो हुआ 2 रेज़ टू पावर x। फंक्शन आ गया। अब जब फंक्शन आ जाए तो उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसे हम प्रोसीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? फंक्शन तो हमने निकाल लिया, अब हम इसके आगे की बातें प्रोसीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? समेशन m इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ k प्लस m इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को पहले कंसिडर करते हैं और आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो राइट डाउन समेशन m इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ k प्लस m इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज f ऑफ k प्लस 1 f ऑफ k प्लस 2 कहाँ तक जाना है? k प्लस n तक इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। लेके दिस इम्प्लाइज f ऑफ k प्लस 1 क्या होगा? आपका फंक्शन क्या है? f(x) इज इक्वल टू 2x। तो f ऑफ k प्लस 1 होगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। f ऑफ k प्लस 2 होगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस 2। f ऑफ k प्लस n होगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। आप इसमें से 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 कॉमन लो तो आपका टर्म बच जाएगा 1 प्लस 2 लास्टली 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। लास्ट टर्म के बारे में यदि आप पता करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 और 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम है बेस सेम होने से पावर्स ऐड होती है, ठीक है। इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। आपको अच्छी तरह से मालूम है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सो जीपी का फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा दिस इम्प्लाइज 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a 1 r रेज़ टू पावर n। फॉर्मूला मालूम है a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। a इंटू r आपको अच्छी तरह से मालूम है रेशियो होता है, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। आपको अच्छी तरह से मालूम है ये दोनों टर्म आपके सेम है, आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिएगा। सो आपके पास रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। सो फाइनली k इज 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर? आप देखो इसमें से कौन सा आंसर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग के आपका 3 आया, सो आंसर इज सी। क्लियर? किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आइए, मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ये तीनों एक तरह के नेचर के हैं। क्लियर? मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी 2 सिमिलर नेचर के हैं, आप उसे बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आपने एक ट्रेंड लाइन पिक कर ली तो ऑब्वियसली इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं आपके लिए एक करता हूँ, फिर हम दूसरा और तीसरा आपका सिमिलर नेचर का है वो आप उसे ट्राई कर सकते हैं
और वो आपसे सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी आपको अराइज नहीं होगी। सबसे पहला काम आप ये करो कि ये फंक्शन कॉपी करो। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। ये फंक्शन आपको कॉपी करना है, ठीक है। और वो जो दो टर्म्स हैं आपके राइट साइड, क्लियर, उसको पहले लेफ्ट साइड लेके आना, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करनी, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फंक्शन लिख लीजिए फिर से, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। पहले ये कॉपी कर लिए और ये वैल्यू भी कॉपी करके रखिएगा कि एफ ऑफ 2 आपकी 7 है, ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। और लास्टली आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। पहले तो ये समझिए कि मैंने जो आपको 5 फंक्शंस लिख के दिए थे उसमें से एपरेंटली कोई नहीं, एपरेंटली कोई नहीं, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो आपको उस तरह का कोई फंक्शन मिल सकता है। लेकिन आप पूछेंगे एपरेंटली उन 5 में से कोई है क्या, तो मैं आपसे कहूँगा एपरेंटली कोई भी नहीं उसमें से, ठीक है, क्लियर। लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के बाद वैसा फंक्शन आपको मिल सकता है जो ऑलरेडी 5 आपने लिख रखे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले ये जो 2 टर्म्स है जो आपके राइट साइड में है उसको आपको लेफ्ट साइड करना है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है आपका एफ एक्स, तो आप उसे ले लीजिए एफ एक्स कॉमन। क्या रह गया? एफ वाई प्लस 1। इस एफ वाई को भी वैसे ही लिखना है आपको जैसे अभी हमने लिखा है, एफ वाई प्लस 1। इसका मतलब 1 एक एक्स्ट्रा हमने लिख लिया, वो आप राइट साइड एडजस्ट कर दिए, क्लियर। भाई एक 1 आपका इधर है तो उसे आप राइट साइड एडजस्ट कर लीजिए। भाई एक्स्ट्रा जो मैंने लिखा था वो उधर इधर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब पूरे में से कॉमन लिए, आपको मालूम है ये टर्म कॉमन आएगा, तो आपके पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 एक टर्म और दूसरा टर्म हो जाएगा एफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम कहेंगे जी एक्स, हमने नेम दिया इसे जी एक्स, एफ एक्स प्लस 1 इज जी एक्स। तो आप मुझे बताओ एफ वाई प्लस 1 क्या होगा? एफ वाई प्लस 1 आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? जी वाई। यदि एफ एक्स प्लस 1 जी एक्स है तो एफ वाई प्लस 1 क्या होगा? जी वाई होगा। रही बात ये टर्म क्या होगा? ये टर्म आपका हो जाएगा जी एक्स वाई। अब मैंने जो आपको 5 लिख के दिए उनको चेक किए कि उन 5 में से कोई फंक्शन यहाँ है क्या। तो आपको मालूम है कि मैंने जो 5 लिख के दिए हैं उसमें से कोई ना कोई फंक्शन आपके पास है। किस टर्म्स में? जी एक्स इंटू जी वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई, ठीक है। तो आपको मिलेगा जी एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी जी एक्स इंटू जी वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज जी एक्स आपका क्या होगा? जी एक्स आपका होगा एक्स रेज़ टू 1, ठीक है। लेकिन जी एक्स तो हमने एफ एक्स प्लस 1 को सपोज किया था, तो आप जी एक्स की जगह लिख दो एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 1। कोई डाउट? नेक्स्ट आप इसे लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 1 माइनस 1। सो ये आपका फंक्शन
आपके लिए तैयार हो गया। अब रही बात इस n को निकालने के लिए, मैंने आपसे पहले ही से ही कहा था कि आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर दे रखी होगी उन्होंने। वो वैल्यू उन्होंने आपको दे रखी है f(2) = 7। ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन जो यहाँ आपके पास आया है वो लैकिंग हो तो आप उसे उस कांस्टेंट के थ्रू निकाल सकें। तो हमारे पास है f(2) = 7। दिस इम्प्लाइज 2n - 1 = 7। दिस इम्प्लाइज 2n = 8। सो फाइनली आपकी होगी n = 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब आपका फंक्शन हो गया f(x) = क्या था फंक्शन? x⁻n - 1। तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन हो जाएगा x⁻³ - 1। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपसे जो पूछा गया है उसकी बात करें। फंक्शन तो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा हूं? आपसे पूछा है कि f(-2) की क्या वैल्यू होगी? f(-2) की क्या वैल्यू होगी? तो आपको मालूम है f(-2) होगी -2³ - 1, दैट इज -8 - 1, दैट इज -9। सो आंसर इज डी पार्ट। कंफर्म? सो f(-2) मैं आपके लिए निकाल देता हूं। f(-2) होगा -2³ - 1, दैट इज -8 - 1, दैट इज -9। सो एन आंसर इज डी पार्ट। तो जो बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई वही बात क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दिखेगा। यहां तक आपने कॉपी कर लिया ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यदि जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया वही बात आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा, वही बात आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगी। लेकिन 2 रादर इजी है तो मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर ली। टैकलिंग का तरीका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करेगा, कहीं भी कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। एक आध माइनर पॉइंट पे हल्की से कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकती है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन में दम नहीं। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन सीख लिया तो उस पर आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले आप फंक्शन लिख लो। फंक्शन है f(x) × f(1/x) = f(x) + f(1/x) और f(-2) की वैल्यू गिवन है, f(1) की वैल्यू आपको पता करनी। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। -2 की वैल्यू गिवन है, वो ऑब्वियसली कांस्टेंट के लिए दी जाती है। f(1) की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा कोई डिफरेंस 1, 2, 3 में ऐसा कोई मेजर है नहीं। तो आपके जो 2 टर्म्स है जो रादर राइट साइड है, आपको उन दोनों टर्म्स को पहले लेफ्ट साइड करना होगा और उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप सब लोगों ने अपना फंक्शन लिख लिया है, चलिए स्टार्ट करें। फंक्शन है f(x) × f(1/x) = f(x) + f(1/x). मैंने आपसे क्या कहा कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी तरह का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम अराइज हो। ये जो 2 आपके राइट साइड के टर्म्स हैं उसको सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड करना होगा। राइट साइड आपकी आ जाएगी 0। और फिर से मैं वही बात करूँगा कि वो जो 5 फंक्शंस मैंने आपको डिक्टेट कराए हैं उनमें से एपरेंटली कोई नहीं है।
लेकिन एडजस्टमेंट के बाद उन 5 में से आपको कोई दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें प्रोसीजर। फंक्शन है एफ एक्स इंटू F1 बाय एक्स माइनस एफ एक्स माइनस F1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें क्या कॉमन होगा। सबसे पहले कॉमन होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा F1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस, इस टर्म को भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे अभी आपने इधर लिखा है। सो इसको भी लिखिए F1 बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, इसका मतलब 1 आपने एक्स्ट्रा लिख लिया लेफ्ट साइड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसे राइट साइड एडजस्ट कर दिए। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1, वो आपने लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा लिख रखा है, उसे आप राइट साइड में एडजस्ट कर दो। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, ये टर्म आपका कॉमन है। ठीक है, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये सपोज करो कि ये फंक्शन आपका जी एक्स है। क्या है ये आपका जी एक्स, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा G1 बाय एक्स। ठीक है, अब आप देखिए उन 5 फंक्शंस जो मैंने आपको डिक्टेट कराए हैं उसमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको मालूम है Gx इंटू G1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो उन 5 में से आप देखेंगे तो आपको फंक्शन मिलेगा Gx इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू 1। ठीक है, अब Gx हमारा है क्या, Gx है हमारा एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू 1। इस 1 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो तो आपकी फंक्शन हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू 1। ये आपकी फंक्शन होगी। फंक्शन हमारा आ गया है। n की वैल्यू को निकालने के लिए उन्होंने हमें एक वैल्यू दे रखी है, वो है f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो हम उसका हेल्प लेंगे। f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 33, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस माइनस माइनस 2 रेज़ टू n is equal to 33. This implies plus minus 2 raised to n is equal to 32. अब आपको 1 मिनट रुक के सोचना होगा कि हम -2 के ऊपर 5 पावर पुट करेंगे तो हमको -32 देगा। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस दोनों सिंबल आप नहीं ले सकते, आपको माइनस इस केस में कंसिडर करना होगा और प्लस को छोड़ना होगा। ठीक है, तो आप लिखो माइनस 2 रेज़ टू n इज इक्वल टू 32। ठीक है, -2 के ऊपर 5 पावर -32 देगा, आगे माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इससे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 5। कोई डाउट? इसका मतलब आपका फंक्शन हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस साइन लिखा हुआ है तो आपको मालूम है प्लस तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर? तो आपका फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5। क्लियर? अब उन्होंने आपसे पूछा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो f ऑफ 1 यहाँ। ठीक है, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5। ऑब्वियसली 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो आपका आंसर आएगा 0, और 0 उन्होंने आपको दे रखा है ए पार्ट के अंदर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। कंफर्म? आप लिख लो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5
ऑब्वियसली 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सारी बातें क्लियर? सो आंसर इज ए पार्ट। ठीक है, आपको मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, 1 तो करा ही दिया और 3 भी करा दिया, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 2, और अदर इसी पैटर्न से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए जो डीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन का आया, मैंने आपसे कहा कि आईएसआई में थोड़ा ज़्यादा आता है, डीएससी में ऑल्दो मिलेगा आपको, लेकिन फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चंस अभी भी उतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आईएसआई में क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको आईएसआई में फंक्शनल इक्वेशन का मिल सकता है। आपके पास फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। सपोज द फंक्शन आपका डिफाइन है पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, इंटीग्रेशन साइन, लोअर लिमिट है इसकी 1, अपर लिमिट है x, और लिखा हुआ है t रेज़ टू पावर -1 dt। फिर से मैं कहूँगा, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट है उसकी, अपर लिमिट है x, फंक्शन लिखा हुआ है t रेज़ टू पावर -1 dt। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है t रेज़ टू पावर -1 होता है 1/t। ठीक है, 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। वैसे ही 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t। लोअर लिमिट क्या है आपकी? 1, अपर लिमिट क्या है? x। वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लिए, और उसके बाद ये 2 स्टेटमेंट हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है फंक्शन आपका? एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज x, फंक्शन इज t रेज़ टू पावर -1 dt। आप इसे लिख सकते हो 1 to x 1/t dt। ठीक है, 1/t dt का इंटीग्रेशन आप सब लोगों को मालूम ही है, क्या होता है? log t, और ये हो गया 1 to x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा log x माइनस log 1। ठीक है, log x माइनस log 1। देख ली, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? log 1 की वैल्यू आपकी नॉलेज में होना चाहिए, पहले से ही नॉलेज में है। log 1 आपका 0 होता है, इसका मतलब आपका फंक्शन हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू log x। ठीक है, फंक्शन हमने निकाल लिया है। अब हम वो चेक करेंगे कि वो 2 स्टेटमेंट इसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब लोगों ने यहाँ तो कॉपी कर लिया, तो आइए यह चेक करें कि दोनों स्टेटमेंट वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या आप मुझे बताओगे क्या ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है? तो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि लॉग एक्स प्लस वाई का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्वियसली फर्स्ट वन उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरे में आइए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। सो लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, आपको मालूम है लॉग ऑफ एक्स वाई क्या होता है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो लॉग एफ ऑफ एक्स वाई होगी लॉग ऑफ एक्स वाई, ऑब्वियसली होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो लॉग एक्स इज एफ एक्स, लॉग वाई इज एफ वाई। इसका तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी फुलफिल हुई, फर्स्ट स्टेटमेंट को उसने फुलफिल नहीं किया, तो आप देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। आंसर है आपका फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स। आपको मालूम है फर्स्ट वन तो ट्रू है नहीं। सेकेंड आंसर है आपका बी पार्ट रादर से, फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपकी फंक्शन फिट नहीं हुई, सो फर्स्ट वन फॉल्स जाएगा,
और सेकंड आपका ट्रू है, ऑब्वियसली बी पार्ट आपका आंसर होगा। सी पार्ट में लिखा है बोथ ट्रू, वो पॉसिबल नहीं है। डी पार्ट में लिखा है बोथ फॉल्स, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। ये आप क्वेश्चन यदि पहले के टाइम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, ठीक है, उस समय 2/3 नेगेटिव होती थी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके क्वेश्चंस ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। डीएससी अपना पैटर्न हमेशा बदलती रहती है, ये बात ध्यान रखिए। डीएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी क्वेश्चन वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का पूछेगी, कभी वो 4 मार्क्स का देगी। क्लियर, ठीक है। और कभी अभी जो पैटर्न आने वाला है वो है 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वो असाइन करेगी। तो ये यानी कि पैटर्न वो हमेशा बदलती रहती है, पैटर्न की कोई फिक्स ये नहीं। ठीक है, क्लियर। लेकिन आप यदि पेपर की डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी तो 50% में क्वालिफाई कर जाओगे, और यदि पेपर की डिफ़िकल्टी रादर इजी हुई तो आपको ये 60 to 65% तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये पेपर के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर का नेचर क्या है। पेपर का नेचर यदि इजी होता है तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, और पेपर का नेचर यदि टफ हुआ तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ नीचे होगी। 50% मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे कम में भी लोगों का सिलेक्शन होता है, इवन 45% में भी लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करें, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। लिखो, सपोज अ रियल वैल्यूड फंक्शन f is defined for all real numbers except 0 and satisfies the conditions this one। ठीक है, आप सबसे पहले देखो कि वो 5 जो मैंने आपको फंक्शंस लिखवाए हैं उनमें से कोई ये है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे उन 5 में से आपको ये फंक्शन मिलेगा। आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी f of x y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, और मैंने आपको इस केस में उन 5 के अंदर जो लिखवाया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स, तो आप फटाफट लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर है, वो आपको 1 मिनट रुक के सोचना है कि लॉग एक्स उसी केस में डिफाइंड होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, क्लियर। लेकिन आप इस क्वेश्चन के अंदर यदि पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, सिर्फ 0 छोड़कर। लेकिन आपने जो अभी कॉपी पे लिख रखा है उन 5 फंक्शंस के थ्रू, वो फंक्शन आपने लिख रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स। ठीक है, वो आपने लिख रखा है, तो आपको उसके अंदर माइनर सा एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, वो माइनर सा एडजस्टमेंट जैसे ही आप करोगे तो ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो जाएगा एक्सेप्ट 0। तो आप बताओ कि वो एडजस्टमेंट क्या करोगे। ठीक है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, एक माइनर सी बात करनी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स जो आपने लिख रखा है उस एक्स के अंदर मॉड लगा लो। जैसे ही आप मॉड लगाओगे तो आपकी फंक्शन हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स। कन्फर्म। और आपको मालूम है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स पूरे रियल नंबर के लेवल ए डिफाइंड होगा 0 छोड़कर। कन्फर्म, क्लियर। सो आपको कुछ नहीं करना, एक माइनर सा एडजस्टमेंट करना है उस फंक्शन के अंदर कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखना है ए लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स। अब जैसे आपने ए लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा उसके साथ ही आपको आंसर से एपरेंटली दिख जाएंगे।
पहला उन्होंने आंसर में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एफ ऑफ 1, आपको मालूम है ए लॉग मॉडुलस ऑफ 1 होगा, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो नो डाउट फर्स्ट वन एफ ऑफ 1 आपका 0 होगा, इवन एफ ऑफ -1 भी 0 होगा मॉडुलस के कारण। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -x है, आपको मालूम है मॉडुलस के कारण एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ -x के इक्वल होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, ठीक है। तो आप देख के बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स। बी पार्ट में फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू। सी पार्ट है बोथ ट्रू और डी पार्ट है बोथ फॉल्स। अब क्लियर कट आपको मालूम है दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी पार्ट द आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेंसिल यूज़ किए थोड़ा सा माइंड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। आपको यदि वो 5 फंक्शंस याद हैं तो उसमें माइनर सा एडजस्टमेंट करते ही आपके 2 नंबर मुफ्त के आ जाएंगे, ठीक है। पहले वेटेज जो टफ क्वेश्चंस होते थे उनकी वेटेज 2 मार्क्स की होती थी डीएससी में, और जो ईजियर क्वेश्चंस होते थे उनकी वेटेज 1 मार्क्स की होती थी, मैंने आपसे क्लियरली कहा, ठीक है, विथ 1/3 नेगेटिव। लेकिन यदि आपकी नॉलेज फंक्शनल इक्वेशन की है तो विद इन अ सेकेंड आपके पास आंसर होगा, और यदि फंक्शनल इक्वेशन की नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, उन 5 फंक्शंस को घोट के रखना है, जब भी जरूरत पड़े तो उसको अप्लाई करना। क्लियर? ये मैंने एक तरह के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा टाइप 2, ठीक है, माइनर से नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको टाइप 2 के अंदर, और 2 टाइप और एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई टाइप आपको फंक्शनल इक्वेशंस के अंदर नहीं करनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। लिखिए सब लोग टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर आपका चेंज होगा। आप पहले क्वेश्चन कॉपी की, क्वेश्चन नंबर 6 पहले कॉपी कर ली, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यदि मैं 2 इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर? आपको इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट इस फंक्शन के अंदर करना होगा, ठीक है। तो पहले आप इस फंक्शन को कॉपी करो, ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले फंक्शन कॉपी कर ली, ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1। सबसे पहले कॉपी कर ली। क्या है फंक्शन आपके पास? ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 सपोज कर लिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपको हमेशा खुद ही बनाना होगा, और खुद बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि बहुत टेढ़ा है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको देखना है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है वो रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो आपको इक्वेशन 2 बनाने के लिए x को 1/x से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ यदि x लिखा हुआ हो और यहाँ -x लिखा हो तो ये ध्यान रखिएगा, उस केस में x को रिप्लेस करेंगे हम -x से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ x है, यहाँ 1/x है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन 2 बनाने के लिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन का हेल्प लेना है। तो मुझे बताइए, यहाँ x है, यहाँ 1/x है, तो यहाँ x की जगह 1/x रिप्लेस करेंगे।
लेकिन यहाँ x लिखा हुआ, यहाँ माइनस एक्स लिखा हो, तो हम फिर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। और यदि यहाँ x लिखा हो, यहाँ 1 माइनस एक्स लिखा हो, तो हम x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। इस तरह का प्रोसीजर यदि आप करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए x को किससे रिप्लेस करेंगे आप? 1/x से, जैसा इस केस में पोजीशन। तो आप दूसरा इक्वेशन खुद से मन लिखेंगे, रिप्लेस x बाय 1/x। तो ये हो जाएगा AF 1/x प्लस BFX इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। x को 1/x से रिप्लेस करते ही आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब रही बात, मुझे तो fx चाहिए, f1/x नहीं चाहिए। क्लियर? तो मुझे ये टर्म एलिमिनेट करना है। तो आपको मालूम है एलिमिनेट करने का प्रोसीजर क्या है। दो इक्वेशंस यदि गिवन हो और इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो आपको पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पहले इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये हो जाएगा आपका ab। और दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से, तो ये भी हो जाएगा आपका ab। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। कंफर्म? सो हम मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को किससे करेंगे? a से, और सेकेंड इक्वेशन को किससे करेंगे? b से। ठीक है, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इक्वेशन को हमें a से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a² fx प्लस ab f1/x a इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और दूसरा मिलेगा ab f1/x प्लस ab fx प्लस b इंटू 1/x माइनस 1। पहले को a से मल्टीप्लाई और दूसरे को b से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते ही टर्म कैंसिल आउट। तो आपके पास, एक मिनट, दूसरे इक्वेशन को हमने b से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये टर्म आपका b² होगा। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो रह जाएगा वो होगा a² माइनस b² इंटू fx इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 माइनस b इंटू 1/x माइनस 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा गया था f2 की वैल्यू। हम इस फंक्शन को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, रीज़न हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में है, तो ऑब्वियसली फंक्शन निकालने में हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप यदि f(2) की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप ज़्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, सीधा इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा f2 a इंटू 2 माइनस 1 माइनस b इंटू 1/2 माइनस 1। ये आपका हो जाएगा f2 इज इक्वल टू a प्लस b/2 डिवाइड बाई a² माइनस b²। दैट इज 2a प्लस b 2 इंटू a² माइनस b²। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब जो आंसर चेक किए, कौन सा आंसर है? क्लियर? तो मैंने आपको f2 निकाल के दिखाया, a प्लस b/2 डिवाइड बाई क्या? a² माइनस b², दैट इज 2a प्लस b। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कौन सा आंसर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग A B C D पार्ट आपका आंसर होगा।
दैट इज 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? एक तरीका और इसमें आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हो, तो मेरे हिसाब से फंक्शन में पूरा मत जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जाओगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ मत करो, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा AF2 प्लस BF1/2 इज इक्वल टू 2 - 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए अब इस इक्वेशन के अंदर आप 2 सब्स्टिट्यूट मत करना, आप हाफ सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या सब्स्टिट्यूट कर देना? हाफ। जैसे ही आप हाफ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा AF(½ प्लस BF2 इज इक्वल टू ½ - 1। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर से f(½ एलिमिनेट कर लेना, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दिया कि यदि आप क्विक करना चाहते हो तो एक बार x की जगह 2 रखना, उससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, और एक बार x की जगह ½ रखना इसी इक्वेशन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो मेन इक्वेशन, तो उससे आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। उन दोनों इक्वेशनों के हेल्प से f(½ को एलिमिनेट कर लेना, और जैसे f(½ एलिमिनेट करोगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो ISI में आया है। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन लिखा हुआ है 2f(x) प्लस 3f(−x) इज इक्वल टू 55 - 7x, और इनको चाहिए f(3) की वैल्यू। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 चाहिए तो आपको x को रिप्लेस करना होगा -x। x को किससे रिप्लेस करना होगा? -x। पिछले केस में हमने x को किससे रिप्लेस किया था? 1/x, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर उस ढंग था, यहाँ x लिखा हुआ था और यहाँ 1/x लिखा हुआ था। तो यहाँ x लिखा हुआ, यहाँ 1/x लिखा हुआ, तो x को 1/x से रिप्लेस कीजिए। यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ -x लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 2 के लिए x की जगह -x रिप्लेस कीजिए, और फिर f(−x) वाला टर्म एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? लेकिन क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हैं तो हम इतना प्रोसीड करके क्या करेंगे? ठीक है, हम सीधा काम ये करेंगे कि एक बार x की जगह 3 रखेंगे, तो आपको जैसे ही मालूम है, जैसे ही मैं x की जगह 3 रखूँगा तो ये आ जाएगा 2f(3) प्लस 3f(−3) इज इक्वल टू 55 - 21। एक इक्वेशन हमारी ये होगी। और दूसरा मैं x की जगह आपको अच्छी तरह से मालूम है -3 रख दूंगा। सो एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए हम x की जगह 3 रखेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन निकाल के हम क्या करेंगे? ठीक है, फंक्शन तो नहीं पूछा, वो तो वैल्यू पूछा। तो आप प्रोसीजर क्विक करना चाहते हो तो एक बार x की जगह 3 और एक बार x की जगह -3 इस इक्वेशन के अंदर रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे और लिखने के बाद एक बार x3 रखेंगे और एक बार x -3 रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो लिखिए पहले फंक्शन। क्या है फंक्शन आपका? फंक्शन है आपका 2f(x) प्लस 3f(−x) इज इक्वल टू 55 - 7x। पहले एक बार x की जगह 3, ठीक है, क्योंकि f(3) की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 3 रखो, तो हो जाएगा 2f(3) प्लस 3f(−3) इज इक्वल टू 55
-7 इंटू 3, ठीक है। और दूसरी बार x की जगह -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2f ऑफ -3 प्लस 3 इंटू f3, माइनस और -3 क्या होगा, f3 इज इक्वल टू 55 -7 इंटू -3। क्लियर, ये आपके दो इक्वेशंस हो जाएंगे। कोई दिक्कत? मुझे इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो ऑब्वियसली हम पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जैसे इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4f3 प्लस 6f ऑफ -3 और ये हो गया 55 -21। 55 -21 आपका होगा 34 और इसको ट्वाइस करना। 55 -21 आपका हो जाएगा 34 और आपको इसे ट्वाइस करना, तो ट्वाइस करने पे ये हो जाएगा 68। क्लियर? और दूसरे इक्वेशन को हमें थ्राइस करना है तो थ्राइस करने के बाद दूसरे इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को हमने ट्वाइस किया है, दूसरे इक्वेशन को हम थ्राइस करेंगे तो थ्राइस करेंगे तो हो जाएगा 6f ऑफ -3 थ्राइस करने के बाद प्लस 9f ऑफ 3 और 55 प्लस 21, 55 प्लस 21 आपका होगा 76 को आपको थ्राइस करना होगा तो 76 से को थ्राइस करेंगे तो 3 6 18, ये आपकी 222 होगी। अब इन दोनों को माइनस करना आपको, माइनस माइनस माइनस। क्लियर? ये टर्म आपका कैंसिल आउट, ये आपकी हो जाएगी -5f3 इज इक्वल टू -228 में से 68 हटा दी तो ये हो गया आपका 160। तो आपकी f3 की वैल्यू आ जाएगी -160 डिवाइड बाय -5, दैट इज 32। ठीक है, 32 आपके पास आंसर्स अवेलेबल हैं या नहीं वो देख ली। क्लियर? नंबर 2 आपका बी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बी पार्ट इज आंसर, दैट इज 32। सब कोई बात क्लियर? किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन? अब दो छोटे छोटे टाइप्स मैं आपके लिए और कराऊंगा जिसकी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, फंक्शनल इक्वेशन में वो जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये असाइनमेंट करना होगा और इसी असाइनमेंट पे कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपको फंक्शनल इक्वेशन की मोर और लेस नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मैं लूँगा और टाइप 4 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लूँगा, उसके साथ ही आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे, क्योंकि डीएससी में तो ट्राई आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आप ही को करना होगा, सिर्फ मैं उसकी गाइडलाइंस आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए लेने जा रहा हूँ। पहले फंक्शन कॉपी की, फंक्शन है टू fxy इज इक्वल टू fx रेज टू y प्लस fy रेज टू x। ठीक है, यदि आप मुझसे पूछेंगे उन 5 में से कोई है क्या, तो मैं कहूँगा उन 5 में से तो कहीं से भी कोई नहीं। ठीक है, अब रही बात इस तरह के फंक्शंस में आपको यदि कोई चीज़ हेल्प कर सकता है
तो वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वही हेल्प करेगा। क्या इन्फॉर्मेशन है? f(1) = 2। इसी का हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ करेंगे, बाकी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर? भाई एक इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसी का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है आपको, बाकी किसी और तरीके से आप इसे हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे बताइए आपके पास फंक्शन क्या है? 2f(x(y) = fx(y) + fy(x), और उसके बाद f(n) उन्होंने पूछा n = 1 to 9। क्लियर यहाँ तक? तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधी सी बात करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, बाकी कोई रास्ता आपके पास बच नहीं रहा है। तो आप इस केस में दो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो y1 रख लो या फिर आप x1 रखोगे, बाकी कोई वे और नहीं है जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। तो या तो y की जगह 1 रखना है क्योंकि वही वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, f(1) = 2, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल है। तो या तो y = 1 रखोगे या फिर x = 1 रखोगे, कंफर्म। बाकी तीसरा कोई तरीका अवेलेबल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें, पहले फंक्शन कॉपी करते हैं। फंक्शन है हमारा 2f(x(y) = fx(y) + fy(x), ये हमारा फंक्शन। क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा कि एक इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज़ करना है आपको। क्या इन्फॉर्मेशन? f(1) = 2। तो या तो आप y की जगह 1 रख लो या x की जगह 1 रख लो। ठीक है, तो सपोज हमने y की जगह 1 रख दिया। जैसे आप y की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2f(x) = fx(1) + f1(x). कोई डाउट यहाँ तक? दिस इम्प्लाइज 2f(x) = fx। f1 की वैल्यू क्या है हमारी? ऑब्वियसली 2 जो गिवन है, तो हो जाएगी 2(x). इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 2f(x) - fx क्या देगा? ऑब्वियसली fx। 2f(x) - fx क्या देगा? ऑब्वियसली fx = क्या होगा? 2(x). हमारा फंक्शन हमने डिटरमाइन कर लिया, कुछ नहीं किया, 1 सब्स्टिट्यूट करते ही फंक्शन निकल गया है। ठीक है भाई, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी का हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने y निकल रखा 1, उसके साथ ही हमारी फंक्शन ऑब्टेन हो गई। अब रही बात, अब जो पूछा जा रहा है वो आप देख लीजिए एक बार। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि समेशन n = 1 to 9 fn की वैल्यू निकालो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सीधी बात है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं करना है, समेशन लेना है। n = 1 to 9 fn, ये हो जाएगा f(1) से लेकर f(9) तक। कोई डाउट यहाँ तक? ये आपका हो जाएगा 2(1) से लेकर 2(9) तक। जीपी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये टर्म आपके जीपी में है। फॉर्मूला होता है a मीन्स 2, r(n), r(n) का मतलब रेशियो (n). तो यहाँ तो टोटल आपके 9 टर्म्स है ना, तो 2(9) - 1 डिवाइड बाय 2 - 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये आपका हो जाएगा 2(10) - 2, ये आपकी हो जाएगी 1024। 2(10) इज़ 1024 - 2, ये आपकी आ जाएगी 1022। क्लियर? 1022। ठीक है, तो एक बार फंक्शन निकलते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा, टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत सीधा सा है,
जो इन्फॉर्मेशन आपके अवेलेबल है उसी का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए कौन सा आंसर इसमें से अवेलेबल है। एक ही आंसर अवेलेबल है, वो आपका आया आंसर ए बी सी डी, नो डाउट ए पार्ट आपका आंसर होगा 1022। क्लियर? ठीक है, सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। सेम पैटर्न से, एक मैंने हिंट दिया, आपको दूसरा 7 उसी तरीके से करना है। और ध्यान रखिए फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा टेढ़ा टॉपिक माना जाता है, उसके करने के वेज एक जैसे नहीं, ये अलग अलग वे से हैंडल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया जिसको कि आपको ध्यान रखना है, और जैसे वो तरीका आप अडॉप्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर? और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपके लिए छोड़ना है, एंट्रेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना है, आपके एफर्ट से वो क्लियर होगा, बाकी दूसरा आपके बिहाफ पे एफर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आइए लास्ट टाइप में हम जा रहे हैं, टाइप नंबर 4। टाइप 4 ये लास्ट टाइप है, डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन की नॉलेज थोड़ी सी आपकी है वो सेमेस्टर 1 के अंदर। ठीक है, क्लियर? वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफरेंस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा अपने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा भी है। क्लियर? डिफरेंस इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको हल्का सा बता दूं कि इसमें जो चेंजेस होती है, वैसे आपके नॉलेज में है, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल नॉलेज में नहीं है, इसमें जब भी चेंज होती है वो या तो 1 यूनिट का चेंज होगा, या 2 यूनिट का चेंज होगा, या 3 यूनिट का चेंज होगा, या तो 1 यूनिट इंक्रीज़ होगा, या 2 यूनिट इंक्रीज़ होगा, या 3 यूनिट इंक्रीज़ होगा, या फिर 1 यूनिट डिक्रीज़ होगा, या 2 यूनिट डिक्रीज़ होगा, या 3 यूनिट डिक्रीज़ होगा। मतलब जो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज़ में होगा। किस में होगा? इंटीग्रल वैल्यूज़ में, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में नहीं होता। ठीक है, मतलब जो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा वो इंटीजर्स में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप उसको देखिए और उसको पिक करने की कोशिश कीजिए कि ये डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं। आपके ये 3 क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन के हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं तो आप क्लियर कट देखो, x के अंदर यहाँ 2 यूनिट का इंक्रीज़ है, यहाँ x की जगह 1 यूनिट का इंक्रीज़ है, ये तो ऑब्वियसली x है, यहाँ कोई इंक्रीज़ नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो इंटीग्रल वैल्यूज़ में होगा। यहाँ भी देखिए सेम ही आ गया, 2 यूनिट का इंक्रीज़, 1 यूनिट का इंक्रीज़, यहाँ कोई इंक्रीज़ नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए 1 यूनिट का इंक्रीज़ और यहाँ 1 यूनिट का डिक्रीज़। क्लियर? या तो इंक्रीज़ होगा 1 यूनिट का, या 2 यूनिट का, या 1 यूनिट का डिक्रीज़ होगा, या 2 यूनिट का डिक्रीज़ होगा। इससे हम पिक करते हैं कि वो डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? तो मैं आपके लिए टैकल करूंगा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसका हिंट आपको जोड़ दे दूंगा। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिए पहले। फंक्शन है एफ एक्स प्लस 2 माइनस 5x प्लस 1 प्लस 6f(x) इज इक्वल टू 0, और 2 वैल्यूज़ उन्होंने आपको दे रखी है, f(0) इज़ 0, f(1) इज़ 1 एंड f(2) की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन उन्होंने आपको दे रखा है, 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं और 1 वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्या है फंक्शन? f(x) प्लस 2 -
-5 f ऑफ x प्लस 1 प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं आपके लिए एक सिंबल लिखूंगा साइड में, इसका ध्यान रखिए। जब भी लिखो ई स्क्वायर एफ एक्स, ई सिर्फ सिंबल है, या पहले मैं ई स्क्वायर की जगह ई बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ई एफ एक्स, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स के अंदर 1 यूनिट का इंक्रीज कर देना, एफ एक्स के अंदर 1 यूनिट का इंक्रीज कर देना। ई एक सिंबल ही है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। यदि आपके पास लिखा हो ई स्क्वायर एफ एक्स, तो इसका मतलब हो गया ई एफ एक्स, ये हो जाएगा ई एफ एक्स प्लस 1, और फाइनली ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ई स्क्वायर एफ एक्स यदि होगा तो ये बेसिकली एफ एक्स प्लस 2 माना जाएगा। ई रेस्ट हुआ 3 एफ एक्स होगा तो ये बेसिकली एफ एक्स प्लस 3 माना जाएगा। ई रेस्ट हुआ -1 एफ एक्स होगा, ई रेस्ट हुआ -1 का मतलब 1/e, तो आपको x को 1 यूनिट पीछे करना होगा। ई रेस्ट हुआ -2 एफ एक्स होगा तो x को 2 यूनिट पीछे करना। तो आप एक और मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ई रेस्ट हुआ -1 एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स को 1 यूनिट पीछे करना। क्लियर, ठीक है। तो एक एक करके बात की। पहला वाला टर्म होगा आपका ई स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2 है, तो ई स्क्वायर एफ एक्स लिखा। एफ एक्स प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 5e एफ एक्स प्लस क्या 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसमें से आपका टर्म आ जाएगा ई स्क्वायर -5e प्लस 6 एक जगह, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ एक्स -5e एफ एक्स प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 है, तो इसमें से एक 0 जोड़ होगा कोई ना कोई। तो आपको मालूम है एफ एक्स आपका मेन फंक्शन है, वो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो ई है आपका ऑपरेटर या सिंबल जो भी कहें आप इसे, ठीक है, ये आपका जोड़ 0 होगा। तो ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर -5e प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसे फैक्टराइज कर दो, e -2 e -3 इज इक्वल टू 0। तो आपकी e की 2 वैल्यू आ जाएगी, e इज इक्वल टू 2 एंड e इज इक्वल टू 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर। एक को थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लीजिएगा अल्फ़ा, और एक को सपोज कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए आप बीटा। यानी कि डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमेशा आपको सॉल्यूशन याद रहना चाहिए। यदि आप सॉल्यूशन याद है आपको तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और याद नहीं है तो फिर मुझसे ये प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आपको याद रहना चाहिए वो सॉल्यूशन मैं आपको के लिए लिखवा रहा हूँ। आप लिखिए द सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, द सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा रेज़ टू बाय एक्स प्लस बी बीटा रेज़ टू बाय एक्स। ये सॉल्यूशन हमेशा आपको याद रहना चाहिए, बिना याद किए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, ठीक है। ए अल्फा रेज़ टू बाय एक्स प्लस बी बीटा रेज़ टू द पावर एक्स। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2 और बीटा की वैल्यू है आपकी 3। तो आपका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए 2 की पावर एक्स प्लस बी 3 की पावर एक्स। कंफर्म। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अननोन के लिए
उन्होंने आपको कोई ना कोई कंडीशंस दे रखे हैं। कितने अननोन्स हैं? ऑब्वियसली दो, एक ए दूसरा बी। दो अननोन्स हैं, ऑब्वियसली दो उन्होंने आपको वैल्यूज़ जरूर दे रखी होंगी इस अननोन्स को निकालने के लिए। तो आप एक बार फिर से देखिए, हमारे पास है एफ ऑफ 0 0 और एफ ऑफ 1 1। ऑब्वियसली दो अननोन के लिए दो वैल्यूज़ उन्होंने दे रखी है और अब फाइनली आपसे एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो आइए पहला एफ ऑफ 0 हमारा है 0, दिस एम्प्लाइज a इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 b इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपकी इक्वेशन हो गई a प्लस बी इज इक्वल टू 0। किसी के ऊपर 0 पावर आपका 1 होता है, ये आपके नॉलेज में पहले से ही है। दूसरा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 गिवन, तो ये आप इसमें अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हुई। इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा और आपको भी मालूम है ये बहुत सीधा सा है। b इज इक्वल टू होगा माइनस ए फर्स्ट इक्वेशन से, और b इज इक्वल टू माइनस ए यदि आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3a इज इक्वल टू 1। 2a माइनस 3a इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। सो a की वैल्यू आपकी आ गई -1, तो b आपका ऑब्वियसली हो जाएगा 1। इसका मतलब आपका फंक्शन हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है फंक्शन? a 2 रेज़ टू बाय x। तो a 2 रेज़ टू बाय x के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस आउटसाइड रहेगा 2 रेज़ टू बाय x। b आपकी 1 है तो ये ऑब्वियसली आपकी हो जाएगी 3 रेज़ टू बाय x। ये आपकी मेन फंक्शन निकल आई। अब जो वैल्यू आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। वो वैल्यू है एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 होगा -2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2। कन्फर्म? तो ये आपका आ जाएगा -4 प्लस 9 दैट इज़ 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। एक बार देखिए कौन सा आंसर है। आंसर आपका है ए पार्ट में 2, बी पार्ट में है 3, सी पार्ट में है 5। तो ऑब्वियसली 5 आपका आंसर है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, सेम प्रोसीजर आप इसके लिए भी करेंगे और सेम प्रोसीजर इसके लिए भी करेंगे। इसके लिए आपको लिखना होगा ई एफ एक्स और इसके लिए लिखना होगा ई रेज़ टू पावर -1 एफ एक्स। ठीक है, अब जरा टू द पॉइंट आए, आप एक नोट डाउन करो पॉइंट, क्लियर? वो बहुत ज़रूरी है। इस केस में हमारे पास दो रूट्स थे, एक 2 और 3। ठीक है, आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट और एक होता है रियल एंड इक्वल और तीसरा होता है इमेजिनरी। तो अभी फ़िलहाल जो हमने फर्स्ट केस किया है ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का है। दूसरा केस बनता है रियल एंड इक्वल का। क्लियर? ठीक है, तो आप रिमार्क में लिखो इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर से लिखिए इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लिखा आपने रिमार्क नंबर 1 में इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लिखिए देन एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी आपने जस्ट नोट डाउन किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ज़्यादा अच्छा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा रेज़ टू बाय एक्स प्लस बी बीटा रेज़ टू बाय एक्स।
रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में ये होगा ए अल्फा रेज़ टू बाय एक्स प्लस बी बीटा रेज़ टू बाय एक्स। यदि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए तो आपको हमेशा ये लिखना है, ठीक है, क्लियर। रियल एंड डिस्टिंक्ट होते ही आपको ये लिखना है जो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया। यदि रूट्स रियल एंड इक्वल हुए, लिखिए रिमार्क नंबर 2 में, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लिखा आपने, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लिखिए देन एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखिए देन एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू एक्स। लिख लिए फिर से, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू एक्स। ऑब्वियसली यहाँ दो रूट नहीं, एक ही रूट है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो दो रूट्स तो नहीं हुए, एक ही रूट हुए, तो उसका केस में आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन होगा ए प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू एक्स। रूट्स इमेजिनरी के कोई क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, या रादर डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, क्योंकि रीज़न उसमें जो आंसर्स होंगे एफ एक्स का वो आईटा के टर्म्स में होगा, तो आईटा वाली कोई भी चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको दो ही केस करने हैं, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट और दूसरा करना है रियल एंड इक्वल। तो आपको दोनों सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या है और रियल एंड इक्वल में क्या है। इधर देख लीजिए ना, मैं आपको एक बार हिंट दे ही दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मालूम है ये हो जाएगा ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा -4e और एक हो जाएगा +4, ठीक है। यदि आप फंक्शंस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर -4e +4 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ आपके रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल का कंसेप्ट लगा दीजिएगा। यहाँ जो आपको करना है वो लिखना है ई एफ एक्स, ई रेज़ टू -1 लिखें या 1/e लिखें, ठीक है, ई रेज़ टू -1 या 1/e, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इधर आपकी 2 होगी, सो रादर आपकी फंक्शन होगी ई प्लस 1/e इज इक्वल टू 2। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके रूट्स फिर से आएंगे रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल का कंसेप्ट इस पर भी इम्पोज कर दिएगा, ठीक है, क्लियर। फंक्शनल इक्वेशन आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, जितना आप ट्राई करेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मैंने आपको क्लियरली कहा है कि उसके लिए हमने ग्रुप, ठीक है, ग्रुप पे लेके या फॉरम के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। और वो डिस्कशन का जवाब जब भी आप मुझसे कहोगे उसके लिए फैकल्टी अवेलेबल भी है, और इनकेस यदि किसी तरह की बात आप पूछोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक दोबारा रिपीट करने, और ये ध्यान रखिए फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ सिर्फ यही नहीं है, इवन लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब में यूज़ होता है। सो ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, इसकी नॉलेज आपकी होनी चाहिए।